आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबके साथ उपस्थित हमारे कृषि कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, आदरणीय शोभा जी, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय कृषि मंत्रीगण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, आज इस बैठक में कुछ देर पश्चात भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी भी हम सबके साथ जुड़ने वाले हैं। माननीय पीयूष जी का और आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सभी कृषि के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले लोग हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील रहती है कि हमारे देश की खेती आगे बढ़े, किसान समृद्ध हो और खेती की अर्थव्यवस्था को बल मिले। इस दिशा में संयुक्त प्रयत्नों का प्रतिफल है कि किसान देश में खेती के क्षेत्र में कठोर परिश्रम कर रहा है और परिणाम स्वरूप आज कृषि उत्पाद की दृष्टि से अगर हम देखें तो दुनिया के परिदृश्य पर हम प्रथम स्थान पर हैं या दूसरे स्थान पर हैं। कृषि निर्यात की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा दुनिया के प्रथम देशों में भारत आज सम्मिलित हो गया है। इस गति को हम सब लोगों को मिलकर और बढ़ाना है। कृषि उत्पादन और खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर ही नहीं, अतिशेष राष्ट्र हैं। अपने देश की आवश्यकता को भी पूरा कर रहे हैं और दुनिया की आवश्यकता को भी पूर्ण करने का काम आज भारत और भारत का किसान कर रहा है। हम सब आजादी के 75वें वर्ष में हैं। 75वें वर्ष को भारत सरकार ने निर्णय किया है कि हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार, राज्य सरकार, देश की अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं, सब लोग मिलकर इस आजादी के महोत्सव को यादगार महोत्सव बनाने में जुटे हुए हैं। समय की आवश्यकता है कि हम अमृत महोत्सव के अवसर पर अतीत से प्रेरणा लें, वर्तमान में संकल्प करें और उसके प्रकाश में हम अपने भविष्य को गढ़ें, सुंदर बनाएं, प्रगतिशील बनाएं। इस दिशा में यह वर्ष हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। जब कृषि के क्षेत्र की बात हम सब लोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे ध्यान में आता है कि कृषि का क्षेत्र हमारी आवश्यकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है
तो सारे कामकाज बंद हो सकते हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्र और हमारी गांव की अर्थव्यवस्था यह मेरुदंड बनकर भारत के साथ हमेशा खड़ी रहती है। अभी पिछले दिनों देश ने कोविड के संकट का सामना किया। प्राय सभी अर्थव्यवस्थाएं थम सी गई थी, लेकिन भारत सरकार ने लॉकडाउन के समय में भी कृषि के क्षेत्र को जो आवश्यकता अनुसार सहूलियतें आवश्यक थी वो सहूलियतें दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि किसान ने फसल की कटाई भी की, सरकार की नीतियों के अंतर्गत पहले से अधिक उपार्जन भी किया गया, और अगली फसल की तैयारी भी बिना किसी की चिंता किए हुए किसान ने की, और गत वर्ष से अधिक अगली फसलें बोने का काम भी किसानों के द्वारा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोविड की इतनी प्रतिकूलता के बावजूद भी किसान ने अपने दायित्व को निर्वहन किया, बम्पर पैदावार की, और कृषि की अर्थव्यवस्था ने देश की अर्थव्यवस्था में जो अपेक्षित योगदान था उससे अधिक देने का प्रयत्न किया। इसलिए आज आवश्यक है कि हम अपनी कृषि की अर्थव्यवस्था को और बल प्रदान करें, उसे और आगे बढ़ाएं, उससे तकनीक से जोड़ें, ज्ञान और विज्ञान से जोड़ें, जिससे कि आने वाले कल में हमारी खेती और समृद्ध हो सके। खेती का बड़ा रकबा है, बड़ी जनसंख्या खेती के क्षेत्र में काम करती है। ऐसे में अगर हम खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में सफल होंगे तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही, उत्पादकता भी बढ़ेगी, खेती की लागत भी कम होगी, पारदर्शिता भी आएगी, और केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं की एक ईमानदार पहुंच आम छोटे किसान तक हो सकेगी। अधिकांश स्थानों पर अधोसंरचनाएं विकसित होंगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, प्रोसेसिंग बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सकेगा। इसलिए भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की कल्पना की है। इस दिशा में भारत सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया है। भारत सरकार के पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 11-12 करोड़ किसानों का डाटा है। ये एक तौर से बड़ा बेस है, और भारत सरकार की अन्य योजनाएं जिनको डीबीटी करने का प्रयास किया उसके माध्यम से बहुत सारा डाटा इकट्ठा हुआ है। ये डाटा हमारी निश्चित रूप से पूंजी है, और इस पूंजी का लाभ उठाते हुए जितना काम पारदर्शिता के लिए किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, उस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। आज लगभग 5.5 करोड़ किसानों को आधार से और उनके भूमि के रकबे से लिंक करने की एक सफलतम कोशिश की गई है। नीचे जमीन पर कृषि क्षेत्र की जितनी राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जिलों में कैसे लिंक किया जा सकता है और आम किसान तक हमारी पहुंच कैसे बन सकती है, इस पर अनेक कंपनियों के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि दिसंबर तक 8 करोड़ किसानों को
इस परियोजना से हम सब लोग जोड़ पाएंगे। आज हम सब राज्यों में महसूस करते हैं कि अगर हमको एडवांस प्लानिंग करनी हो तो बहुत सारी प्लानिंग हमारी अंदाज के आधार पर ही होती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का हम भरपूर उपयोग करने में सफल होंगे तो हम किसान की बुवाई से लेकर और उसके उत्पादन की प्रोसेसिंग तक सारी प्लानिंग भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर सकती है। उस योजना के आधार पर, कल्पना के आधार पर किसानों को परामर्श दिया जा सकता है, सहायता दी जा सकती है, उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि फसलोपरांत भिन्न भिन्न प्रकार के जो नुकसान किसान को और देश को उठाना पड़ते हैं, हम उनसे भी बच सकते हैं। इस दिशा में हमारे कर्नाटक राज्य ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कल भी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगणों के साथ बैठक हुई थी और उसमें कर्नाटक राज्य ने अपना प्रेजेंटेशन किया था। वो प्रेजेंटेशन आज भी आप सबके समक्ष होगा और उस प्रेजेंटेशन के बाद आप सबका जो सुझाव होगा उस सुझाव पर भी विचार किया जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि उस प्रेजेंटेशन के आधार पर सारा देश विचार करे, सारा राज्य विचार करे और अगर हम उस दिशा में जा सकते हैं तो मैं समझता हूँ एक बड़ा परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में करने में हम सफल होंगे और देश को नुकसान से बचा सकने में सफल होंगे। आप सबके ध्यान में है, आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी। उस पर काम प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकारें भी सने सने आगे बढ़ रही हैं। मैं समझता हूं कि ये एक तौर से राज्यों के लिए और राज्यों के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी सुविधा आज तक इतिहास में कृषि के क्षेत्र को निवेश की दृष्टि से उपलब्ध नहीं हुई है। हम सब महसूस करते हैं कि नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण किसान के उत्पाद का भी नुकसान होता है। सरकार जो उपार्जन करती है, सरकार को उसमें भी नुकसान भुगतना पड़ता है और किसान अगर अपनी फसल को कुछ समय के लिए रोकने की इच्छा रखता है, जब अच्छा भाव आए तब वो बेचे, इस प्रकार की अगर उसकी इच्छा रहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण वह अपनी फसल को नहीं रोक पाता। परिणाम स्वरूप सस्ते दामों पर उसको अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना विकसित तो हुई है, लेकिन कुछ बड़े स्थानों पर ही विकसित हुई है और उसका जो उपयोग है, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, वो व्यापार के क्षेत्र में ही हो रहा है। किसान को उस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। किसान को वो लाभ तब मिलेगा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच गांव तक होगी। इसलिए भारत सरकार ने प्राथमिक सहकारी समितियां, एफपीओ, एग्री स्टार्टअप्स, कृषि उपज मंडी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो इस क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियां हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया है और यह कोशिश है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गैप्स बाकी हैं, उन गैप्स को भरा जा सके। प्राय हम सब अनुभव करते हैं कि आमतौर पर बैंक के मामले में लोगों को शिकायत रहती है कि बैंक में जाते हैं तो लोन नहीं मिलता। मैं सभी उपस्थित पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसमें सारे बैंक आपको ऋण देने के लिए और इस गैप्स को भरने के लिए
पूरी शिद्दत के साथ तैयार हैं। आप कृषि पोर्टल पर आइए, अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग करता है और हमारी कोशिश होगी कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी आवश्यकता के अनुसार ऋण की उपलब्धता हो, ब्याज पर सब्सिडी मिले और जो अधोसंरचना की आवश्यकता है आपके राज्य में वो अधोसंरचना विकसित हो, जिसका लाभ किसानों को मिल सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी बहुत कम ही दिन हुए हैं, लेकिन इस परियोजना में 10,000 प्रोजेक्ट राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और हमारी कोशिश है कि इस पर राज्यों को और तत्परता से आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। हम सब इस बात को एहसास करते हैं कि खाद्यान्न के क्षेत्र में तो हमारी उपलब्धता हमारी आवश्यकता से कई गुना अधिक है, लेकिन दलहन और तिलहन इस दृष्टि से निश्चित रूप से अभी हमारी आत्मनिर्भरता नहीं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जब दलहन के लिए किसानों को आह्वान किया था, किसानों ने बहुत ही गंभीरता से उसे लिया और दलहन के क्षेत्र में हमारा रकबा भी बढ़ा, उत्पादन भी बढ़ा। सरकार ने उपार्जन की दृष्टि से भी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और आज दलहन और तिलहन को भी खरीदने का काम नेफेड के माध्यम से किया जाता है। यह भी एक नई चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि के क्षेत्र में सुविधा के रूप में जुड़ी है। दलहन आगे बढ़े, इस दृष्टि से केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और तिलहन मिशन पर भी बहुत ही गंभीरता के साथ काम हो रहा है। हम लोगों ने मिनी किट बांटने की संख्या भी बढ़ाई है, उसका लाभ भी निश्चित रूप से इस क्षेत्र को मिलेगा। पिछले दिनों आप सबके ध्यान में आया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में तिलहन की दृष्टि से ऑयल पाम मिशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस पर सरकार 11,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ऑयल पाम की दृष्टि से हमारे देश में काफ़ी संभावनाएं हैं। लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र देश में है जहां ऑयल पाम का उत्पादन किया जा सकता है। विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट की जलवायु बहुत ही अनुकूल है और 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में ही है और हम सब महसूस करते थे कि इतनी संभावनाएं होने के बाद भी, इतने वर्षों के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप भी आज मात्र 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही पाम ऑयल का उत्पादन हो रहा है। वो भी किसान संकट से गुजरता रहता है, क्योंकि पाम ऑयल की खेती करना है तो उसका प्रतिशत किसान को 5 साल बाद ही मिलने वाला है। तेल के भाव में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और ऐसे उतार चढ़ाव के समय जब फसल आए और भाव गिर जाए तो उसका नुकसान भी किसान को होता है। दुर्गम क्षेत्रों में निवेशक भी आसानी से नहीं पहुंचते हैं। इसलिए पाम ऑयल की दृष्टि से समग्र विचार करके केंद्र सरकार ने नए मिशन को आरंभ किया है और इसमें यह कोशिश की है कि निवेशक भी निवेश करने के लिए चाह पाएं, उनको भी रॉ मटेरियल की पूरी गारंटी उपलब्धता की रहे और किसान भी खेती कर सके और किसान को भाव के मामले में चिंता करने की जरूरत न रहे। यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार गत 5 वर्षों के मूल्य में से एक औसत मूल्य तय करेगी। उस मूल्य से कम किसानों से खरीद पाम ऑयल के रॉ मटेरियल की नहीं की जाएगी। यदि बाजार का भाव उससे सस्ता होता है तो जो अंतर की राशि होगी वो केंद्र सरकार किसानों को भुगतान करेगी।
जिससे कि किसान निश्चित रूप से आश्वस्त रह सकते हैं कि उनको इतना भाव तो मिलेगा ही, और इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने तय किया है। आज जिन राज्यों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, उन राज्यों में काफ़ी संभावनाएं पाम ऑयल की दृष्टि से है। मैं इस दिशा में भी आप सब लोगों से विचार करके आगे बढ़ने का आग्रह करना चाहता हूं। केसीसी और पीएम किसान, ये दो बड़े कार्यक्रम हैं। इसमें राज्य को मैचिंग ग्रांट मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों कार्यक्रम एक तौर से राज्य के परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी राज्यों ने काफ़ी आगे बढ़ के काम किया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ किसान ऐसे बचे हैं जो इसकी पात्रता में आते हैं, लेकिन उन तक पीएम किसान का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसी प्रकार से अगर किसान क्रेडिट कार्ड को हम देखेंगे तो एक समय था जब ये योजना वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय प्रारंभ हुई थी, तो बड़ी कम राशि की उपलब्धता इस योजना के अंतर्गत किसानों को हो पाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत वर्ष के बजट में इसको 16 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को मिले, यह सुनिश्चित किया, और अभी 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के पास ये धन की उपलब्धता है। लेकिन बहुत सारे अभी भी किसान ऐसे बचे हैं जिन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया है। फरवरी 20 में चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को पुनः चलाने के लिए घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, मार्च में लॉकडाउन हुआ, और बीच में अभी कोविड से हम लोग निकल ही पा रहे हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर राज्य सरकारों को और बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सब लोगों ने इस कोविड की प्रतिकूलता के बावजूद भी 2 करोड़ से अधिक अतिरिक्त किसानों को केसीसी से जोड़ा है, और 2,44,000 करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से इस कालखंड में किसानों को प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात भी है। लेकिन जो किसान केसीसी से नहीं जुड़े, उन सब किसानों को अगर केसीसी से हम जोड़ेंगे तो वो साहूकारी से ज़्यादा ब्याज से बच सकेंगे और अपनी खेती में इस पैसे का उपयोग करके खेती को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रवृत्त हो सकेंगे। हम सब जानते हैं, जैसा मैंने पूर्व में ही कहा, कि कृषि उत्पाद का निर्यात यह भी किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, और देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी हमारे उत्पाद का एक्सपोर्ट हो, यह जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को आग्रह किया था कि वो भी हम सबके साथ रहें। कल की बैठक में वो प्रत्यक्ष कई घंटे हम लोगों के साथ थे, और आज भी वो बाहर हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय में वो हमसे जुड़ेंगे, और निर्यात की दृष्टि से बाकी और उनके विषयों की अमर जी, दृष्टि मैं से जुड़ा जो हुआ हूँ, चर्चा है। मैंने आपका पूरा भाषण सुना है, मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो पीयूष गोयल जी का भी उद्बोधन हमको मिलेगा, उनकी भी विभाग की दृष्टि से कुछ अपेक्षाएं हम सब लोगों से होगी। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मेरी अपेक्षा है कि आज का विचार विमर्श निश्चित रूप से हमारी योजनाओं को, उद्देश्यों को सार्थकता प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण और सभी राज्य और केंद्र की टीम का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और माननीय पीयूष गोयल जी को अनुरोध करता हूं कि वे हम सबके मध्य अपने विचार व्यक्त करें। माननीय पीयूष गोयल जी।